वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है पूरे इलाबोरेशन के साथ, यानी कि इसका जो भी होगा इसका डिटेल्स में वो भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। और ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए भाई। ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स भी सुन लेते हैं कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की मंजूरी संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद दी गई है। तो ये याद रख लीजिएगा कि भारत का पहला एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नामक स्थान में, सुबनसिरी नामक जिले में, और इस जगह का नाम तारिन है जिसको जीरो के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसमें देख लीजिएगा, ए ऑप्शन है श्रीनगर, बी रोहतांग, सी जोधपुर और डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। यानी श्रीनगर में जो है आपका भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी प्रश्न रह सकता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया। यह आयोजन डल झील में भारत के पहले अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर के रूप में किया गया। यह कैंप श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास के स्थानीय निवासियों के साथ आयोजित किया गया था। आपको यहाँ पर एक पूछा जा सकता है, ये किसके द्वारा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये आयोजित किया गया। तीसरा नंबर का सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। कुलदीप दहिया, बी मनिका बत्रा, सी नेहा अग्रवाल और डी शरत कमल अचंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शरत कमल अचंता। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरत कमल को प्रदान किया जाएगा। वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। 2019 में अचंता को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो है याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से है शरत कमल अचंता का संबंध। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? यानी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश ने किया है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्विट्जरलैंड के द्वारा। यानी कि देखिएगा स्विट्जरलैंड ने देश के विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ट्रेन को देश की पहली ट्रेन सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विस आल्प्स में 100 कोचों के साथ ये चलाई गई है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर का सवाल। पांचवा नंबर का सवाल है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है?
यानी कि 5 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, बिल्डिंग एंड कंसेशंस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, वन वर्ल्ड, सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अब देखिएगा 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह थीम सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है, जो मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव के साथ पृथ्वी पर उनके परस्पर संबंध को बताता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल। इसमें देखिए विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन है यहाँ CNR राव, अंजुला वेंकटरमन, वेंकी रामकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी, वेंकी रामकृष्णन। यानी कि देखिएगा वेंकी रामकृष्णन, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेंकी रामकृष्णन। यानी भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सी खाद्य और कृषि संगठन, डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 के बाद से समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट UNFCCC कोप के 27वें कॉन्फ्रेंस में जारी की गई थी। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 8 नंबर का सवाल देख लीजिएगा। लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? ए इंडियन लाइफ साइंसेज डाटा सेंटर, बी भारतीय बायोटेक डाटा सेंटर, सी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, डी लाइफ साइंस डाटा सेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर होगा दोस्तों। अब जैसे देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत में पहला रिपोजिटरी सेंटर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में, यानी हरियाणा में स्थापित किया गया है। IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस IBDC की डेटा भंडारण क्षमता 4 पेटाबाइट है। ये भी बात याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नवल किशोर चौधरी, बी संदीप उन्नीथन, सी उदय मुहुरकर, डी गौरव द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गौरव द्विवेदी होगा दोस्तों। क्या होगा? गौरव द्विवेदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी जान लेते हैं। ये डिटेल्स देख लीजिएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी और माई गॉव इंडिया के पूर्व प्रमुख गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ शासन में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर के पद पर हैं। गौरव द्विवेदी से पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माई गॉव इंडिया के CEO थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए श्रीलंका करेगा।
अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से भी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंडर 19 पुरुष और महिला T20 विश्व कप के आयोजन स्थल की घोषणा कर दी है। आईसीसी के अनुसार 2024 अंडर 19 पुरुषों के T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 के 10 सवाल मैं आपको पूरे जो है इलाबोरेशन के साथ मैं प्रस्तुत कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।